हेलो स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियोज में भारत का संवैधानिक विकास से अवगत कराया। आज का विषय है भारतीय संविधान की विशेषताएं। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को भारत के संविधान का विकास और निर्माण यह बता चुका हूं, इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष भारतीय संविधान की विशेषताओं को प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी कि 26 नवंबर 1949 को यह क्या हो गया था, अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत हो गया था। लेकिन कुछ कारणों से भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हो पाया। लागू करने की तिथि जो नियत की गई थी वह 26 जनवरी 1950 को नियत की गई थी। एक प्रश्न हमारे दिमाग में पैदा होता है कि हमारा संविधान 1 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, फिर ऐसा क्या था कि संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 ही चुनी गई। 26 जनवरी क्यों? 25 जनवरी भी हो सकता है, 24 जनवरी भी हो सकता है, 1 जनवरी भी हो सकता है, लेकिन 26 जनवरी को क्यों ही चुना गया, इसका एक ऐतिहासिक कारण है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं और हमने किताबों में इसको पढ़ा है आप लोगों ने कि 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पे कांग्रेस का एक महाअधिवेशन हुआ था, जिसमें यह तय किया गया था कि हम लोग प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाएंगे। और चूंकि तय कर दिया गया था और उस योजना के अनुसार 1930 से, यानी कि 26 जनवरी 1930 से प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। इस स्वाधीनता दिवस में पर्चे बांटे जाते थे, मिठाइयाँ बांटी जाती थी, जो निजी प्रतिष्ठान होते थे उसमें उत्सव मनाया जाता था, स्वाधीनता दिवस का उत्सव मनाया जाता था। तो यह 1930 से होते ही चला आ रहा था। 1930, 1931, 32, 33, 40, 45, 46 से होते चला आ रहा था। तो जब हमारा संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तय किया गया कि 26 जनवरी को हम लोग प्रतिवर्ष स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, इसलिए हमारा संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया जाएगा। उस योजना के अनुसार संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मत से भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। तो हमारा जो भारत होता है वह 26 जनवरी 1950 से संप्रभु राष्ट्र बन जाता है। उसके पहले वह क्या था, एक डोमिनियन स्टेट का था। भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का था, यानी कि राष्ट्रकुल का सदस्य था। भारत आज भी राष्ट्रकुल का सदस्य है, लेकिन इसकी सदस्यता क्या थी, स्वैच्छिक है, यह कभी भी त्याग कर सकता है। तो 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान लागू हो जाता है। और जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 450 के आसपास पहुंच गई है और जो अनुसूचियां हैं वह 8 के बजाय 12 हो गए हैं। जैसे कि जो 9वीं अनुसूची है वह 1951 में जोड़ी गई, जो 10वीं अनुसूची है वह 1985 में जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची वह 1992-93 में जोड़ी गई थी। और जो भाग हो गए हैं, भागों की संख्या लगभग 24 हो गई है। तो इस तरह से गणना की दृष्टि से 450 अनुच्छेद, 24 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर कोई कंपटीशन में क्वेश्चन आता है तो कंपटीशन में ये पूछा जाता है कि कितने भाग हैं, तो 12 ही भाग हैं। कितने अनुच्छेद हैं, 395 ही अनुच्छेद हैं। और कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां ही हैं। तो इस तरह से हमारा संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हो गया और 26 जनवरी को हमारा भारत देश संप्रभु संपन्न हो गया, संप्रभु राष्ट्र हो गया। तो आइए चलते हैं संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताओं की ओर। संविधान की विशेषताएं क्या है? संविधान की विशेषताओं में पहला बिंदु आता है प्रस्तावना का, प्रस्तावना, प्रीएम्बल का।
जो कि जवाहरलाल नेहरू के उद्देशिका से लिया गया है, जो उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। इसी उद्देश्य प्रस्ताव का यह हिस्सा है, उसी का रूप है प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, आइए एक नज़र डालते हैं प्रस्तावना के ऊपर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लिखित किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी संविधान की प्रस्तावना है। तो हम संविधान की जो विशेषताओं को बतलाने जा रहे हैं आप लोगों को, वो प्रस्तावना में ही परिलक्षित होती है कि हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में सबसे पहले यह वर्ड है प्रस्तावना में, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। यानी संविधान किसने बनाया? भारत के लोगों ने बनाया, हम भारत के लोगों ने बनाया। क्योंकि हमारा संविधान जो बनाया गया था वह एक संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। उस संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि निर्वाचन किया गया। और चूंकि हमारी संविधान सभा जो थी वह पूर्ण वयस्क मताधिकार पर या सार्वभौमिक मताधिकार पर नहीं थी, वह संविधान सभा का निर्वाचन जो किया गया था वह प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा किया गया था। कुछ उसमें देशी रियासतों के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि थे और कुछ ब्रिटिश चीफ कमिश्नरी प्रांतों से प्रतिनिधि थे। उस समय हमारे देश की परिस्थितियां नहीं थी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन कराया जाए या वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन कराया जाए। तो यह मान लिया गया कि जो 11 प्रांतीय विधानसभा थी और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतीय थीं और जो देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, यानी कि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे, सारे प्रतिनिधियों से मिलकर एक संविधान सभा का गठन किया गया। और यह माना गया कि यह संविधान सभा संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। क्योंकि जनता में न तो साक्षरता थी, न तो जागरूकता थी, न तो निर्वाचन जैसी कोई व्यवस्था ऐसी थी कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन कराया जा सके। तो इसी आधार पर यह तय कर लिया गया कि जो संविधान सभा के जो 324 सदस्य हैं, यानी कि 26 जनवरी 1924 जनवरी 1950 तक हमारी संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या हो गई थी वह 324 हो गई थी। और 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उसमें 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि अंतिम रूप से जो संविधान सभा की सदस्य संख्या थी वह 324 थी। तो 324 सदस्य जो थे वह संपूर्ण भारत के जनता का प्रतिनिधित्व करते थे, संपूर्ण भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते थे। तो ऐसे में जो संविधान बनाया गया वह संपूर्ण भारत की जनता के द्वारा बनाया गया, संपूर्ण भारत की जनता के द्वारा बनाया गया। इसलिए भारत के संविधान की प्रस्तावना में यह उल्लिखित है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब देखिए यहां पे क्या होता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता किसको कहते हैं? संप्रभुता। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि राज्य का सबसे बड़ा गुण है संप्रभुता। यदि किसी राज्य में संप्रभुता नहीं होती है तो वह राज्य राज्य नहीं होता है, वह या तो गुलाम होता है या तो उपनिवेश होता है। तो भारत 26 जनवरी 1950 को क्या हो गया था? एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी कि संप्रभु राष्ट्र हो गया था। संप्रभु राष्ट्र का मतलब यह होता है कि जो राष्ट्र होता है वह अपना स्वामी स्वयं होता है, उसका स्वामी कोई दूसरा नहीं होता है, यानी कि अपना विधाता स्वयं, अपने राष्ट्र का विधाता स्वयं होता है। वह जल सीमा में, थल सीमा में, नभ सीमा में
कोई भी नीतियां बना सकता है, कोई भी प्रयोग कर सकता है, कोई दूसरी विदेशी शक्ति या बाह्य शक्ति उसको रोक नहीं सकती। यानी कि संप्रभुता ऐसा तत्व है जिसे कि कोई बाह्य शक्ति किसी भी कार्य के लिए बाध्य नहीं कर सकती। जैसे भारत एक संप्रभु राष्ट्र हो गया है, तो भारत को न तो चीन दबाव डाल सकता है और न तो अमेरिका, न तो ब्रिटेन, कोई भी राष्ट्र भारत को कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। यदि बाध्य करते तो फिर संप्रभुता समाप्त हो जाएगी, संप्रभुता समाप्त हो जाएगी। जैसा कि ऑस्टिन ने कहा है, जब किसी बहुसंख्यक समाज में कोई ऐसा निश्चित व्यक्ति है जिसकी आज्ञाओं का पालन वह बहुसंख्यक समाज आदतन करता हो और वह जो निश्चित व्यक्ति है किसी की आज्ञा पालन का आदी नहीं है, तो उस बहुसंख्यक समाज में निश्चित व्यक्ति संप्रभु है और उसका यह गुण संप्रभुता है। तो इस तरह से भारत क्या हो गया, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो गया। यानी कि भारत अपने लिए खुद नीतियां बनाएगा और विधेयक पारित करेगा। जल सीमा में, नभ सीमा में, थल सीमा में कोई भी विदेशी शक्ति इसको बाध्य नहीं कर सकती। यह क्या होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। धर्मनिरपेक्ष देखिए, जो धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हैं, यह हमारे जो मूल संविधान है, मूल संविधान में नहीं था। इसको जो है वह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द, यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द क्यों जोड़ा गया? क्योंकि जब हमारा संविधान बन रहा था, उस संविधान के समय जो संविधान सभा थी, किसी प्रकार के वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहती थी और संविधान का किसी विशेष दर्शन को महत्व नहीं देना चाहती थी। और इसलिए उस समय संविधान बनने के समय इस शब्द को, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को न जोड़ा गया, बल्कि यह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित कर दिया गया। तो हमारा भारत क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जिस राज्य का कोई राज धर्म नहीं होता, न वह किसी धर्म को बहुत अधिक महत्व देता है, न किसी धर्म का अपमान करता है, सभी धर्मों को समान समझता है। यानी कि जिस देश का कोई राज धर्म नहीं होता, वह राज्य क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष होता है। यानी कि सभी धर्मों को, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि धर्म का विरोध करेगा या किसी विशेष धर्म का समर्थन करेगा, बल्कि वह सभी धर्मों को समान समझेगा। उसका खुद का राज धर्म नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि आज विभिन्न इस्लामिक कंट्री हैं जो इस्लाम धर्म को मानते हैं। करीब ऐसे 50 इस्लामिक कंट्री हैं जो जिनका राज धर्म क्या है, इस्लाम। जैसे पाकिस्तान को हम ले लें, उसका राज धर्म क्या है, इस्लाम है। भारत को ले लें, भारत का राज धर्म क्या है, कुछ नहीं है। भारत का हिंदू राष्ट्र तो था, लेकिन इसका कोई राज धर्म नहीं है। तो इस तरह से अधिकांश देश धर्मनिरपेक्षता को अपना रहे हैं। समाजवादी जो शब्द है, यह भी इसी समय जोड़ा गया, 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। समाजवादी यानी कि भारत का संविधान एक समाजवाद की स्थापना करना चाहता है, जिसमें सभी लोग बराबर हों, न कोई ऊंच हो, न नीच हो, न अमीर हो, न गरीब हो, सबको समान सुविधाएं मिलें। और जो सार्वजनिक संपत्ति है, यानी कि सार्वजनिक उत्पादन है, उत्पादन प्रणाली है, उस पर राज्य का नियंत्रण हो, किसी विशेष वर्ग का बहुमत न हो, यानी किसी विशेष वर्ग का उस पर प्रभुत्व न रहे, पूरे राज्य का प्रभुत्व रहे और पूरे राज्य के लोग समान रूप से सुविधाएं पा सकें। इस तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य, हमारा भारत जो है एक लोकतंत्र है। भारत क्या है, एक लोकतंत्र है। यह लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक यानी कि यहाँ का जो चुनाव होता है वह जनता के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा होता है। जैसे लोकसभा का जो चुनाव किया जाता है वह सीधे जनता के द्वारा प्रतिनिधि उसमें निर्वाचित होते हैं। इसी तरह से विधानसभा की जो राज्य की जो सरकारें होती हैं, वह सरकारें भी प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुनी जाती हैं। तो इस तरह से हमारा देश क्या है, लोकतांत्रिक है। गणराज्य का मतलब यह होता है कि जिस राज्य का जो राज्याध्यक्ष होता है वह वंशानुगत नहीं होता है, वह क्या होता है, निर्वाचित होता है। राज्याध्यक्ष क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता है, वह निर्वाचित होता है। जैसे कि अमेरिका में जो राज्याध्यक्ष होता है, यानी कि वहाँ का राज्याध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति,
वह निर्वाचित होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। भारत भी एक गणराज्य है, क्योंकि यहाँ का भी जो प्रमुख है, जो राज्य का प्रमुख है, यानी कि संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख है वह जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ब्रिटेन गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आज भी राजतंत्री शासन प्रणाली है। वहाँ पे आज इस समय महारानी कौन है? एलिजाबेथ द्वितीय है। तो इस तरह से ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। ब्रिटेन क्या है? राजतंत्री शासन व्यवस्था वाला देश है। तो इस तरह से यह गणराज्य है। हमारा भारत क्या है? गणराज्य है। बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यहाँ पर एक बात कहना आवश्यक है कि हमारे भारत में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया है। यानी कि सभी सामाजिक न्याय क्या है? सबको समान समझा जाएगा। आर्थिक न्याय क्या है? कि सभी लोगों को व्यापार करने की स्वतंत्रता होगी, सभी लोगों को रोजगार पाने की स्वतंत्रता होगी। इस संबंध में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। राजनीतिक न्याय क्या है? कि सभी लोग राजनीति में आ सकते हैं, यानी कि जो सार्वजनिक पद है, सार्वजनिक पद पाने का सबको अधिकार है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको किसी भी आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। यानी किसी भी भारतीयों के साथ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। इसी तरह से धर्म की भी स्वतंत्रता सबको दी गई है। हमारे प्रस्तावना में उल्लिखित है कि अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि आपको आज़ादी है। कुछ भी आप कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं या कहीं भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, विश्वास की आज़ादी दी गई है, आप किसी भी धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, कहीं भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आपको धर्म के मामले में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, क्योंकि हमारा भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो यह भारत किसी के ऊपर धर्म की पाबंदी नहीं लगा सकता है। वह चाहे ईसा मसीह की पूजा करे, चाहे अल्लाह को माने या ईश्वर को माने या भगवान को माने, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यानी कि विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। अब यहाँ प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, सभी लोगों को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता दी गई है। यानी कि सभी लोग अवसर किसी भी सार्वजनिक पद पर या सरकारी नौकरी में किसी भी पद को पाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उनको अवसर की समानता प्राप्त होगी। और इसी तरह से प्रतिष्ठा, यानी किसी भी व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होगी उसको धूमिल नहीं किया जा सकता है। सभी लोग प्रतिष्ठा, पद और प्रतिष्ठा पाने के समान अधिकारी होंगे। जिसमें जो एबिलिटी होगी, जिसमें योग्यता होगी, वह उस अपनी योग्यता के अनुसार प्रतिष्ठा को अर्जित कर सकता है। अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, यहाँ व्यक्ति की गरिमा को किसी प्रकार का चोट नहीं पहुंचाया जाएगा। व्यक्ति की जो गरिमा होगी वह गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित की जाएगी। यानी कि जो राष्ट्र की हमारे, यह जो अखंडता शब्द है, यह समाजवादी शब्द भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। जो अखंडता है यह भी 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। यानी कि व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारा राष्ट्र क्या होगा? अखंड होगा, एक होगा। इसमें जितने भी प्रांत हैं, जितने भी धर्म हैं, सारे धर्म जो होते हैं, धर्म रहेंगे या जितने भी प्रांत रहेंगे, वो सब मिलाकर एक राष्ट्र होंगे। राष्ट्र की एकता से और अखंडता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसलिए हमारे संविधान में प्रांतों को राज्य से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। जो प्रांत हैं, जैसे यूपी है, बिहार है, यह भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। किसी भी स्थिति में भारतीय संघ से अलग नहीं हो सकता है। हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर असम तक, संपूर्ण भारत क्या है? एक है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। यानी कि हमारा संविधान 26 जनवरी को ही अंगीकृत कर लिया गया, अधिनियमित कर लिया गया, आत्मार्पित कर लिया गया। तो इस तरह से संविधान बनकर हमारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो जाता है। इसी दिन अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित हो जाता है। तो यह रही संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी
ले सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों पर आधारित संविधान। दूसरा पॉइंट है विभिन्न स्रोतों पर आधारित संविधान। विभिन्न स्रोतों पर आधारित हमारा संविधान जो है वह विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। जैसा कि इस हमारे संविधान को क्या कहा जाता है, भानुमति का पिटारा कहा जाता है, गड़बड़ झाला कहा जाता है, उधार का थैला कहा जाता है। तो विभिन्न उपनाम हमारे संविधान को दिए जाते हैं। ऐसा क्यों है कि हमारे भारतीय संविधान में बहुत कम ऐसे अनुच्छेद हैं जो संविधान सभा का मूल है। अधिकांश अनुच्छेद जो हैं या अधिकांश संविधान के अधिकांश भाग क्या हैं, वह एडाप्टेड हैं, वह लिए गए हैं, विदेशी संविधान से लिया गया है। तो हमारे हमारा जो भारतीय संविधान है वह विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। भारतीय संविधान का जो सबसे पहला स्रोत है, जो हमारा भारतीय संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां 22 भाग हैं, वह उसका 70% हिस्सा किस पे आधारित है, भारतीय शासन अधिनियम। भारतीय शासन अधिनियम 1935 भारतीय शासन अधिनियम 1935 का लगभग 70% हिस्सा लिया गया है। इसको हम 75% भी कर देंगे तो अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि हमारा जो जितने भी संविधान है, हमारे संविधान का अधिकांश पार्ट क्या है, 1935 के भारतीय संविधान से ही लिया गया है। क्यों लिया गया है? क्योंकि हमारा संविधान कब बनता है, 1946 में शुरू होता है और 1949 में बनता है। यानी कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम का जो बना था, इसमें करीब 14 भाग थे। भाग कितने थे? 14 भाग थे। अनुच्छेद कितने थे? 450 अनुच्छेद थे। 14 भाग थे, 450 अनुच्छेद थे। और अनुसूचियां जो थी, अनुसूचियां जो थी वह कितनी थी? अनुसूचियां करीब 15 थी। तो इतना बड़ा विस्तृत बहुत संविधान था। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम जो था वह बहुत विस्तृत था, 450 और 450 अनुच्छेद में से करीब 250 अनुच्छेद जो हैं वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं, 250। और अनुसूचियां कितनी थी? 15 थी। भाग कितने थे? 14 थे। तो वर्तमान में भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। अनुसूचियां कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और अनुच्छेद कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। दूसरा स्रोत जो होता है वह दूसरा स्रोत विदेशी स्रोत है। दूसरा स्रोत जो है वह विदेशी तत्व है। उसको हम विदेशी तत्व कह सकते हैं। विदेशी तत्व कौन कौन से हैं? हमारे भारतीय संविधान जो है वह पूर्ण रूप से विदेशी तत्वों से प्रभावित है। भारतीय संविधान विदेशी तत्वों से प्रभावित है। जैसे विदेशी तत्वों से प्रभावित क्या है? जो हमारा भारतीय संविधान है वह किस पर आधारित है? ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। भारतीय संविधान का अधिकांश हिस्सा किस पर आधारित है? ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने 1800 पहला अधिनियम जो उसने बनाया था, ब्रिटिश संसद के द्वारा जो बना गया था, 1858 का अधिनियम बना। तो 1858 के अधिनियम से लेकर 1947 के अधिनियम तक जितने भी अधिनियम बने वह ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था और उसको भारत में लागू किया गया था। भारतीय जनता जो थी ब्रिटिश संविधान को लागू करने में ब्रिटिश संविधान का पालन करने में वह क्या हो चुकी थी? अभ्यस्त हो चुकी थी। इसीलिए सारे ब्रिटिश संविधान को हमारे संविधान निर्माताओं ने अपना लिया। जो भारतीय संविधान जो ब्रिटिश संविधान थे या ब्रिटिश अधिनियम थे, समय समय पर जो अधिनियम बनाया गया था, उस अधिनियम के अधिकांश हिस्से को भारतीय संविधान निर्माताओं के द्वारा उसको एडाप्ट कर दिया गया। जैसे इसमें विदेशी तत्व में सबसे ज़्यादा प्रभाव जो होता है वह ब्रिटिश संविधान का है। ब्रिटिश संविधान का प्रभाव। अब ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? ब्रिटिश संविधान का प्रभाव क्या है? जैसे संसदीय शासन व्यवस्था है,
संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था, यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा क्या है, सामूहिक, यानी कि मंत्रियों का जो सामूहिक उत्तरदायित्व है, यह ब्रिटिश शासन से लिया गया है, ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व, यह भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार। विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन, ये सब किससे लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। और इसके अलावा अन्य तत्व भी हैं, जैसे कि एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, जिसे ब्रिटिश में नागरिकता क्या है, एकहरी है, वह पूरे ब्रिटेन का ही नागरिक है। अन्य प्रांतों का, जैसे कि आयरलैंड हुआ या वेल्स हुआ, उसका नागरिक नहीं है, वह पूरे ब्रिटेन। जिस तरह से हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है कि हम कहाँ के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश के नागरिक नहीं। जबकि संघात्मक शासन व्यवस्था में नागरिकता दोहरी होती है, जैसे कि अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली है, वहाँ नागरिकता दोहरी है। एक जो है व्यक्ति जो होता है वह मैक्सिको का भी निवासी होता है और साथ ही साथ अमेरिकी संघ का भी होता है, यानी कि सुविधाएं डबल हो जाती हैं। तो इस तरह से अमेरिका में नागरिकता दोहरी है, भारत में एकहरी है, ब्रिटेन में भी एकहरी है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, संवैधानिक स्थिति, यह भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। जिसे ब्रिटेन में क्या है, जो राजा क्या होता है, औपचारिक रूप से और संवैधानिक रूप से राजा प्रधान होता है, राजा ही मुखिया होता है। तो जिस तरह से ब्रिटेन में वहाँ के राजा या रानी, महारानी, यानी कि सम्राट या सम्राज्ञी का जो भी स्थिति है, वही स्थिति हमारे यहाँ राष्ट्रपति की है। यानी कि जो प्रावधान, जो नियम या जो प्रासेज, जो विशेषाधिकार, जो शक्तियाँ ब्रिटिश सम्राट या सम्राज्ञी को प्राप्त हैं, वही विशेषाधिकार, वही शक्तियाँ, वही कार्य भारत के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है वह ब्रिटिश संविधान से लिए गए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ब्रिटिश संविधान से ये सारे तत्व लिए गए हैं, ब्रिटिश संविधान से। दूसरा आता है अमेरिका। अब अमेरिका से क्या लिया गया है, अमेरिकी संविधान का प्रभाव, हमारे संविधान में अमेरिकी संविधान का प्रभाव है। अमेरिका से क्या लिया गया है, जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है, सर्वोच्च न्यायालय की जितने भी व्यवस्था, यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति की व्यवस्था अमेरिका से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्चता, यह भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से प्रेरित है, यह भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। इसी तरह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है, ये भी अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। तो यह क्वेश्चन आता है, पुटअप किया जाता है कि मूल अधिकार किस देश से प्रेरित है या किस देश से लिया गया है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो इस तरह से अमेरिका से इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे तत्व लिए गए हैं। जो अगला देश है कनाडा। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। संघात्मक शासन व्यवस्था कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। इसी तरह से जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां, भारतीय संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यह किसको दे दिए गए हैं, केंद्र को दे दिए गए हैं। लेकिन यह कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है, यह भी कनाडा से लिया गया है। अब इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ तत्व ग्रहण किए गए हैं।
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी कुछ तत्व ग्रहण किए गए हैं, जैसे उद्देशिका, जो जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव है, वह उद्देशिका वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। समवर्ती सूची, उद्देशिका, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, उद्देशिका, समवर्ती सूची, शक्ति विभाजन, शक्ति विभाजन, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध, यह भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। उद्देशिका कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, शक्ति विभाजन ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, केंद्र राज्य संबंध ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी तरह से जो नीति निर्देशक तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व, वह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है नीति निर्देशक तत्व। और जो राष्ट्रपति की व्यवस्था है वह भी आयरलैंड से है, आयरलैंड से है। यानी कि राष्ट्रपति पद का जो पद है वह भी कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। इसी तरह से दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, अफ्रीका से संविधान की संशोधन प्रणाली ली गई है। संशोधन प्रणाली, संशोधन प्रणाली ली गई है दक्षिण अफ्रीका से। जापान से, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। यह क्वेश्चन आता है कंपटीशन में कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। आप लोग इसको कहाँ पे सही करेंगे? जापान से, जबकि कुछ लोग इसको अमेरिका से कर देते हैं, फ्रांस से कर देते हैं, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया गया है। इसी तरह से मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यह रूस से लिया गया है। आपात उपबंध, आपात उपबंध, आपात उपबंध, यानी कि आपातकालीन, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं, कहां से लिया गया है? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। वीमर या वाइमर कहते हैं, वीमर संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से हमारे संविधान में विदेशी तत्वों की भरमार है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं, जहाँ जहाँ संविधान के जिस हिस्से में जाते हैं तो हम देखते हैं कि विदेशी तत्व इसमें हैं। और विदेशी तत्व क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि संविधान का जो संवैधानिक सलाहकार थे वह BN राव थे और उन्होंने 60 देशों का अध्ययन किया था। 60 देशों के अध्ययन करने के पश्चात संविधान को उन्होंने 3 प्रतियों में तैयार करके प्रारूप समिति को दे दिया था, प्रारूप समिति को दे दिया था। तो इस तरह से हमारे संविधान जो है वह विदेशी संविधान से सारे पार्ट ग्रहण किए गए हैं या लिया गया है। तो हमारे संविधान में विदेशी तत्वों की भरमार है। इसीलिए हम भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है, भानुमति का पिटारा कहा जाता है, गड़बड़ झाला कहा जाता है। अब जो अगली विशेषताएं हैं उसको मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।